नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं आज तक ऑनलाइन और मेरे साथ बैठे हैं केन गोविंदाचार्य। जो नए लोग हैं उनके परिचय के लिए मैं थोड़ा बता दूं। आरएसएस से जुड़े रहे हैं गोविंदाचार्य जी, प्रचारक रहे हैं, अब खुद को स्वयं सेवक कहते हैं। बीजेपी से भी इनका गहरा नाता रहा है। सर, लंबे समय से मतलब शुरू में आप बहुत सक्रिय थे, पॉलिटिक्स में भी और पत्रकारिता में भी। रोज आपके आलेख पढ़ने को मिल जाते थे, कुछ सुनने को मिल जाता था। बहुत दिनों से आप गायब हैं, चल क्या रहा है इतने दिनों से भी? एक तो गायब नहीं है, कभी कभी लोग सुनते हैं। मैं लगा हूँ 5:30 से रात 11, सुबह 5:30 रात 11 तक काम करता हूँ, बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक। लेकिन अपने देश में अभी रचनात्मक विषयों को जर्नलिज्म का हिस्सा बनने में देर है। पॉलिटिकल जर्नलिज्म बहुत हुआ तो फिल्म है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, उसके अलावा कभी कभी येलो जर्नलिज्म, ये अभी का थोड़ा चलन है। अभी तो कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की ओर आना बाकी है। तो अब ये आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की तरफ आना बाकी है। ये मीडिया पे शुरुआत से ही आपने कर दिया है वार, लेकिन ठीक है। सर, एक सवाल मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मैंने देखा कि जब आप बीजेपी से अलग हुए और तब ये कहा गया, मीडिया में ये बातें आई कि अलग हुए तो आपने अटल जी को मुखौटा कहा था आरएसएस का, और इसलिए आपको पार्टी छोड़नी पड़ी और तमाम चीज़ें हुई। तो एक तो वो क्या है, वो कहानी ज़रा बताइए, सच बताइए उस बारे में। और दूसरा, डिजिटल दुनिया के लोग जो नए लड़के हैं उनके लिए बताइए। और दूसरा, अटल जी अब हमारे बीच नहीं रहे तो उनको कैसे याद करते हैं, गोविंदाचार्य जी कैसे याद करते हैं? एक तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप ठीक कर लेंगे तो स्वयं समस्या सुलझती है। मुखौटा विवाद कुछ 10 अखबारों में श्री भानु प्रताप शुक्ल, भूतपूर्व संपादक, पांचजन्य के सिंडिकेटेड कॉलम में छपे लेख से शुरू हुआ। उन सभी 10 अखबारों में वही लेख छपा उनका, जिसमें मोटे तौर पर शीर्षक बना कि अटल बिहारी वाजपेयी मुखौटा हैं, गोविंदाचार्य। तो स्वाभाविक था, और ये पूरा गलत था, क्योंकि जिस ब्रिटिश हाई कमीशन से हुई बातचीत का हवाला था उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो मेरे ओर से कर्तव्य था कि मैं तुरंत खंडन जारी करता, तो मैंने तो खंडन जारी किया ही उसी दिन। लेकिन उसी दिन शाम को ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी खंडन जारी किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन स्वाभाविक था कि ये विषय से हिलोर तो मचती ही, तो कई लोगों के मन में संदेह भी हुआ। लेकिन इस सब का पटाक्षेप हुआ 30 अक्टूबर 1997 अटल जी के साथ की हुई बातचीत। उस बातचीत में बात ये आई थी कि कोई टेप भी है। इस बीच अटल जी ने जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर मिस्टर बूथ थे उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने मिनट्स भेज दी थी, टेप तो होता नहीं था। और हमसे भी कहा गया, हमने भी वर्बेटिम 17 पेज लिख के दे दिया। तो उस दिन की बातचीत में हमने फिर यह कहा कि क्या उसमें मुखौटा है, क्या हमारे लेखन में मुखौटा है, क्या आपके पास टेप है? तीनों नहीं है, तीनों में ठीक कुछ भी नहीं है, इसलिए इस विषय की तो कोई बात अब हो नहीं सकती। अटल जी का छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं, तो अपना काम करो शांति से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अब ये विषय बंद। 30 अक्टूबर को वो विषय बंद हो गया। और उसके बाद 98 में सत्ता में आई तो अध्यक्ष भी बदले। अडवाणी जी की जगह कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष बने। फिर भी मुझे नई कार्य समिति में महामंत्री ही बनाया गया। मैं तो छुट्टी लिया हूँ 2000 में, जब ठाकरे जी के बाद बंगारू लक्ष्मण अध्यक्ष हुए, तब मैंने चूँकि अध्ययन अवकाश का पहले कह रखा था, इसलिए मैंने फिर से आग्रह किया। और बंगारू जी की सहमति थी, ठाकरे जी से बात हो गई थी, संघ के लोगों से बात कर ली थी। और 9 सितंबर 2000 इसमें मैंने अध्ययन अवकाश लिया। और विषय भी बड़ा पक्का था, वैश्वीकरण का प्रभाव, समाज, राजनीति, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, और आवश्यक लगे तो उसकी काट। तो अब तमाम लोगों ने, जैसा कि मैंने सवाल में जोड़ा था कि अटल जी के बारे में हर किसी ने कुछ कुछ बताया जब वो हमारे बीच नहीं रहे, और वो तमाम दिन चर्चा में छाए रहे। अब उनकी अस्थियों का विसर्जन चल रहा है पूरे देश में। अगर आप देख रहे हैं तो एक कार्यक्रम चल रहा है और वो विसर्जन हो रहा है। कैसे देखते हैं अटल जी के को याद करते हुए उस समय के बारे में, और ये अस्थियों का विसर्जन जो चल रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कुछ लोग इसमें राजनीति देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस विषय पर किसी भी तरह की राजनीति करना किसी को भी शोभा नहीं देता। सार्वजनिक क्षेत्र की गरिमा के ध्यान में रखते हुए कुछ भी उटपटांग बोलना, प्रतिक्रिया करना, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। अब रही बात अटल जी के बारे में, कल ही श्रद्धांजलि सभा थी दीनदयाल शोध संस्थान में, जिसके पहले अध्यक्ष अटल जी थे।
वहाँ की श्रद्धांजलि सभा में मैं भी था। मैंने तो कहा अपने भाषण में वहाँ पर, मैंने कहा कि अटल जी एक संवेदनशील सहृदय नेता थे। और फिर मैंने ये भी कहा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये उनकी चिंतन धारा का ये एक पेडेस्टल था, अधिष्ठान था जिस पर वो करते थे। हर कीमत पर सत्ता ये उन्हें कबूल नहीं थी। और मैंने उदाहरण भी दिया था, जब सिख ड्राइवरों को अपने घर के सामने, जब बगल के यूथ कांग्रेस के दफ्तर से लोग दौड़ के आते थे, बेलगाम नौजवान, तो बीच में खड़े हुए, पुलिस आने तक अटल जी खड़े हुए। वोट की दृष्टि से तो उपयोगी नहीं था, देश की दृष्टि से आवश्यक था। अटल जी की ऐसी कई बातें मैंने कल भी बताई। अंत्येष्टि संस्कार में भी मैं गया था वहाँ पर, और बाद की सभा में भी गया था जो स्टेडियम में अरेंज हुई थी। बाद में मैं बीच में बाहर भी गया था, कल फिर कार्यक्रम था उसमें भी गया। एक सवाल यहाँ पे, और जब हम तस्वीरें देख रहे थे उनकी अंतिम यात्रा की और तमाम चीज़ों की, तो एक व्यक्ति पर्सनली मुझे बहुत निराश लग रहा था, सब लोग निराश थे, आडवाणी जी। चूँकि लंबा समय उनका साथ में था, आपकी मुलाकात होती है आडवाणी जी से? हाल फिलहाल में मुलाकातें हुई? 1.5 साल पहले मिले थे। मैंने 2003 में अटल जी से मिले थे। उसके बाद उनकी अस्वस्थता को देख के कहा उनको तंग करें हम, काम तो हमारा कुछ था नहीं, इसलिए उनको तंग न करें, यही मेरा सहयोग है। अटल जी से मैं, आडवाणी जी से मैं 1.5 साल पहले मिला हूँ, उनके जन्मदिन पर गया था, ऐसे ही पैर छू के प्रणाम करने। तो अभी भी जब मैंने आपकी तरह वीडियो देखा सीडी टीवी में, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि बहुत दुखी है, स्वाभाविक है। और ये अटल जी आडवाणी जी की जोड़ी 1972 से एक साथ काम करती आ रही है, और उस जोड़ी के टिके रहने का व्याकरण बहुत ज़बरदस्त है कि अटल जी को आडवाणी जी ने हमेशा अपने से बड़ा माना, और बाकी सब काम करते हुए भी निर्णय का अंतिम स्थान अटल जी को उन्होंने माना, और इस बात का पूरा भरोसा कि वो अंतिम स्थान रहेंगे अटल जी को भी था आडवाणी जी के बारे में। इसलिए विश्वास और संवाद, इसकी बुनियाद पर वो रिश्ता इतने वर्ष चला। अब स्वाभाविक है ना कि जब एक चला जाता है तो दूसरा तो बहुत व्यथित रहता है, अपने को नियंत्रित करने में ही बहुत ताकत लगती है। इसलिए मैंने उनको हताश नहीं देखा, मैंने उनको दुखी देखा। एक दूसरा सवाल बस आडवाणी जी से ही जुड़ा हुआ है कि हाल फिलहाल में जितनी तस्वीरें उनकी आई, जब भी वो पीएम मोदी और या अमित शाह के साथ खड़े थे या बैठे थे, और जो तस्वीरें आई तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि वो धकिया दिए गए हैं, साइड में कर दिए गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आप कह रहे 1 साल पहले आप उनसे मिले, क्या कर रहे हैं वो? चुप चुप से तो हो ही गए हैं आडवाणी जी, कुछ बोलते नहीं है अब। नहीं, बातचीत तो हुई ही उनसे, हमने अपने काम के बारे में भी बातचीत की। और रही बात, उनको भी लगता है कि चलो अब हो गया, उम्र कितना काम करें, हो गया। और रही बात मंच पर, देखिए वो अनुशासित कार्यकर्ता की तरह व्यवहार तो वो करेंगे ही, वही वो करते हैं। बाकी जो आप कुछ सब कह रहे हैं ना, हम तो उसमें दिमाग लड़ाते नहीं हैं। बड़े लोगों की बड़ी बात कहते सुनते आधी रात, उसका ओर छोर अपने को मालूम नहीं। नहीं, आपसे मिले तो कुछ बताए आडवाणी जी कि हाल फिलहाल में क्या चल रहा है? हम उनको अपनी बात कहते हैं, और उनको ये भी कहते हैं कि चलिए दिसंबर महीने में बहुत बड़ा सम्मेलन है भारत विकास संगम का, पिछली बार भी आपको बुलाया था 2015 में, अब की भी आइए, मैं कह के आया हूँ। अच्छा, एक बड़ा ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने 2005 में दिया था बीजेपी को लेकर के, मैं वो आपको कोट कर रहा हूँ, जो आपने कहा था। आपने कहा था कि चापलूसी, चालाकी, जोड़ तोड़, तिकड़म, परिक्रमा और पैसा दुर्भाग्य से भाजपा का हिस्सा हो गया है। ये 2005 में आपने कहा था अपने इंटरव्यूज़ में। आज कैसी स्थिति है बीजेपी की? मुझे याद नहीं है पहले तो ये बात, लेकिन जो आप कह लेकिन आपने कहा था, मैंने ये देख करके लिखा है। कह रहे हैं तो नहीं मानूं क्यों, उसका हमारे पास भी आधार नहीं है। मैं तो मानता ही हूँ कि ध्येयनिष्ठ पार्टी को हमेशा आत्मावलोकन करना चाहिए, और थोड़ी बहुत भी क्षरण की स्थिति हो उसको दुरुस्त करना चाहिए। तो आज भी मैं कहूँगा कि ऐसे विकार आने की पर्याप्त आशंकाएं रहती हैं, ख़ास तौर पर जब सत्ता में हो, उससे भी ख़ास तौर पर जो पूर्ण बहुमत की स्थिति में हो। तो स्वाभाविक है कोई न कोई फिल्टरिंग मशीन होनी चाहिए पार्टी की आंतरिक कार्यपद्धति में। जो बात मैं 97 से कहता आ रहा हूँ, विरार की बैठक से, उस बात पर मैं अभी भी कायम हूँ। किसी भी संगठन में ध्येयवाद, आदर्शवाद को बनाए रखने के लिए ये इन सब तत्वों के बारे में अधिक इंतज़ाम ज़रूरी है।
इसी बयान के जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसी के आसपास एक और बात आपने कही थी बीजेपी को लेकर के। आपने कहा था कि बीजेपी भी अन्य दलों की तरह मूल्यों और मुद्दों से भटक गई, सत्ता विमुख हो गई है, ये बात आपने कही थी। लेकिन आज तो पूरा जोर ही चुनाव जीतने पे है, सत्ता पाने पे है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो। तो इसमें बुराई क्या है? अगर राजनीतिक पार्टी है तो आपको सत्ता में आना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। दो बातें हैं, राजनीति समाजाभिमुखी हो और सत्ताभिमुखी राजनीति ना हो, तभी सत्ता के आंतरिक विकारों से बचने में सुविधा होती है। इसलिए बचाव के लिए भी ज़रूरी है। और फिर जहाँ तक आप कह रहे हैं सत्ता के अंदर ये है, ये तो अधिक सावधानी की हमेशा की ज़रूरत है, स्थायी बात है। और इसमें मैं मानता हूँ कि हर कीमत पर जीत ये पार्टी के स्वास्थ्य के लिए सही दिशा सोचने की नहीं होगी। जीत हो तो अटल जी भी जैसे 2 संख्या पर उतरे थे, तब भी तो कोई मनोबल गिरा नहीं था, क्योंकि राजनीति की दृष्टि समाज की तरफ थी, सत्ता की तरफ नहीं थी। सत्ता की तरफ ही रहेगी तो सत्ता के आने जाने वाली चीज़ पर अगर आप मोह रखिएगा तो उसके कारण जो डिमोरलाइजेशन बाद में आएगा वो ज़्यादा आएगा। अब जो मौजूदा केंद्र सरकार है उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इसलिए नहीं कि आप आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे, इसलिए क्योंकि आप घूमते रहते हैं, देश भर में घूमते रहते हैं और लगातार पिछले कई सालों से घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जिन वायदों के साथ आई थी, जो वादे उन्होंने किए थे, अब तो समय पूरा हो रहा है, 2019 में दूसरा चुनाव होगा, नए लोग आएंगे, पता नहीं कौन सत्ता में आता है नहीं आता है। ये कार्यकाल कैसा रहा? लगता है आपको कि बीजेपी जितने वायदे करके आई थी और जैसा बहुमत बीजेपी को मिला, भयंकर बहुमत, वो वायदे पूरे कर पाई सरकार? ये कितना कर पाई या नहीं कर पाई? देखिए, आपने पहले भयंकर बहुमत कहा, वो ठीक नहीं है। भाजपा स्वयं में लोकसभा में बहुमत पा सकी, इतना हुआ। राज्यसभा में कहाँ बहुमत? अभयो नहीं है। इसलिए उतना प्रचंड बहुमत वगैरह जो आप कह रहे हैं वो अति है। और ऐसी स्थिति में दूसरी बात ये थी कि नरेंद्र जी प्रदेश की राजनीति से उठकर अखिल भारतीय राजनीति में आए, तो वो भी तो एक मायने में नए हैं, सीख भी रहे हैं, अनुभव भी ले रहे हैं। लेकिन कोई भी होगा, 2 बातों को तो मानना ही पड़ेगा। एक, देश आगे बढ़े, इस ओर उनकी नीयत बहुत स्पष्ट है, साफ है, गहरी है। और दूसरी चीज़, उसके लिए वो हर तरह से मेहनत करने को तैयार हैं और मेहनत करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों में से नरेंद्र जी को कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री के नाते से। ये 2 तो बात हो गई। रही बात, सब कुछ अकेले तो कर नहीं सकते हैं। जो तंत्र है वो तो यथास्थितिवादी चरित्र का है, वो संवेदनहीन है। जो उसका प्रशिक्षण है और जो चलन है, वहाँ की कार्य संस्कृति भी ऐसी है कि जितना कहाँ की सत्ता तंत्र की कार्य पद्धति वो भी वैसी ही है। तो ऐसे में उन सब से काम लेना बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है, ये भी काम करते करते ही समझ में आएगा। इसलिए वैसी स्थिति में कई चीज़ें आपको आधी अधूरी सी लगती होंगी, लेकिन दिशा ठीक है, मेहनत होनी है। इसीलिए वो मानता हूँ कि फिर से चुनाव में जाएंगे जब, तो कहेंगे देखो हमारी नीयत ठीक है, हमने बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, इसलिए हमको समर्थन दीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने सारे वायदे लगभग पूरे कर दिए, सरकार तो ये कह रही। कोई राजनीतिक दल तो ये सब चुनाव में कहबे करेगा, कौन कहेगा कि हमने नहीं किया है? ये तो लोगों के सोचने का विषय रहेगा। वो सोचेंगे, इधर का भी सुनेंगे, उधर का भी सुनेंगे, फिर अपना मन बनाएंगे। वो तो वोट के दिन तक मन बनता रहेगा। उस विषय में मैं चूँकि उस सड़क पर है ही नहीं, तो उसमें कितने जामुन के पेड़ हैं, कितने आम के पेड़ हैं, गिनने में हम काहे ताकत लगाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करते हैं, ये बातें भी मीडिया में आई कि वो 18 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा जो उन्होंने एक फैसला लिया सरकार बनने के बाद, वो था नोटबंदी का। उन्होंने कहा था कि इससे काला धन रुकेगा, फिर कहा गया कि नक्सलिज्म की कमर टूट जाएगी, फिर कहा गया कि आतंकवाद तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें आरबीआई ने जो बातें कही हैं उससे लग रहा है कि एक तरीके से फेल हो गया वो फैसला, क्योंकि अधिकतम नोट लौट के आ गए सिस्टम में। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा फैसला था उनका। जो मैंने अभी कहा, भैया अखिल भारतीय राजनीति के सरकार की पेचीदगियों के बारे में आने के बाद ही तो मालूम पड़ेगा। पानी में उतरे थे, वो कितना गहरा है धीरे धीरे मालूम पड़ा है, उसके अनुसार वो अपने को भी एडजस्ट करेंगे ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ हमेशा
कि निर्णय की गलतियां हो सकती हैं, नीयत की गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी होते ही मैंने 1 सप्ताह के अंदर कहा था भैया 3-4 चरणों में इसके परिणाम समझ में आएंगे, पूरा परिणाम समझ में आने में 2 साल लगेगा। अब भाई 15 दिन में तो हाय पुकार ही मचा रहेगा, लोगों को बहुत कष्ट होगा, लाइन में लोग लगे रहेंगे, बहुत तकलीफ़ पाए हैं। हमने ये भी कहा बाद में 6 महीने में मालूम पड़ेगा कि किस दिशा में गाड़ी जाएगी, तो 6 महीना में मालूम पड़ा कि पैसा तो सब आ ही रहा है वापस बैंक में, तो काला धन का क्या होगा, ये सवाल उठेगा। तब रिजर्व बैंक ने कहा था अभी हम गिनती ही गिन रहे हैं, इसलिए हम बताएंगे नहीं कितना पैसा आया। अब जाके बताया है तो उससे वो बातें तो और स्पष्ट ही हुई हैं। तब समझ में आया कि इसके बारे में जिन लोगों ने भी सलाह दी होगी उन्होंने क्या सलाह दी इसका पूरा अंदाज नहीं है, और उन सलाहों में से कितने को माना गया नोटबंदी में, कितने को नहीं माना गया। जैसे हमारे मित्र हैं जिन्होंने कहा कि हम बहुत सलाह दिए थे नोटबंदी के पक्ष में, तो हमने कहा था तुम्हारी सलाह सरकार में है वो नहीं बाहर के, तो उन्होंने कहा था हम लोगों ने जब मूव किया था लॉबिंग की रिका का कहा, उनका तुम्हें बताए थे क्या कि 2000 और 500 का भी नोट लिया आओ, 1000 रुपये का नोट ख़त्म करके। नहीं हमने तो कहा था कि नया नोट लाना नहीं है। चलो तो और बात तो गया, तो तुम तो आधा में सत्यानाश कर दिए, इसलिए पूरा पूरा होना चाहिए ना भैया। तो हमेशा मैं मानता हूँ कि उसमें औषधि के साथ अनुपान और पथ्य दोनों आवश्यक रहता है। इसमें कुछ सारे विषय के बारे में सारी स्थितियों को समझने में कमी रही, इसलिए आज हम ऐसी स्थिति देखते हैं जिसमें बहुत मेहनत की, हाथ बहुत कम लगा, तो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो बहुत कमज़ोर सिद्ध हुआ। अच्छा चलिए अभी एक सवाल पूछ लेते हैं। एक बड़ा ही फेमस तरीका है, नंबर देने वाला तरीका है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बतौर प्रधान, हालांकि आप कह रहे हैं कि मोदी जी अभी सीख रहे हैं, लेकिन बतौर पीएम नरेंद्र मोदी को और बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह को कैसे देखते हैं आप उनके कार्यकाल में? हम इससे ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। फिर भी आप देख तो रहे हैं। हम देखते हैं तभी हमको कोई ज़रूरी थोड़े है बोलना, हम बिना बोले भी तो रह सकते हैं ना। बोलना हमारी न ज़रूरत है न बोलना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम व्यक्तियों के बारे में नहीं बोलते। आप बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ना, नहीं समझ में आएगा, उल्टा होगा और नई उसमें से सवाल खड़े होंगे। हाँ अच्छा, ऐसा कहते हैं कई बार लोग कहते हैं कि फिलहाल जो बीजेपी है उसमें लोग बोलते बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, तो पार्टी से भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं बोलते, लेकिन कुछ सीनियर लीडर हैं अरुण शौरी जैसे और बाकी लोग वो बोल रहे हैं। और कई बार बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा बहुत उठने लगा है। कई बार उठता है कि 2 लोग या 3 लोग हैं जो सारे फैसले लेते हैं, एक व्यक्ति की पार्टी हो गई है। आप रहे हैं बीजेपी में, लंबा अनुभव आपका, आरएसएस भी रहा, क्या आपको क्या लगता है? लंबा नहीं, देखिए बहुत पहले बात छूट गई है, 18 साल हो गए हैं ना, तो हमको मालूम है नहीं, हम तो पार्टी ऑफिस गए ही नहीं हैं। नया पार्टी ऑफिस में भी हम नहीं गए हैं, किसी से मिलना जुलना ज़्यादा हम करते नहीं, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है ना, हम उनको हमारी ज़रूरत है ना हमको उनकी ज़रूरत है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसे ही उचंत कुछ भी टिप्पणी कर देना ये ठीक नहीं है, और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि सारी स्थितियों को जानता हूँ और उस पर से अपनी मत को बनाऊँ, क्योंकि टू गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन वन हैज़ टू ब्रीथ द ऑर्गेनाइजेशन। लग्घी से पानी पिलाना ठीक नहीं है। उसी तरह से मैन इन द फील्ड इज़ द बेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन। इसलिए स्थितियाँ क्या हैं मुझे नहीं मालूम है। ऐसे में मैं आदमियों के बारे में, पार्टी के बारे में, खाली एक पार्टी के बारे में कहा है, फिर सब पार्टी के बारे में काहे नहीं बोले, तो वो सब बोलने के बदकुच्चन में पढ़ने का हमारा कोई नहीं इरादा है, क्योंकि हमारा अपना काम है, उसी को हम देखें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने अभी 1.5-2 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा था कि पार्टी के लोग मिलते हैं आपसे तो वो आपसे कहते हैं कि क्या चल रहा है, कौन पार्टी चला रहा है, तो आप कहते हैं कि अरे आप बताइए, आप पार्टी में हैं, तो इसका मतलब कुछ है क्या? मुझे नहीं, मुझसे लोग मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे? क्या पूछते हैं आपसे मिलते हैं तो? नहीं, लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा जानकारी होगा, दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या दिल्ली में हमको भी नहीं मालूम यार, हम तो घूमते रहते हैं और अपने काम में रहते हैं। तो मान लेते हैं कि 18 साल से हम तो अपने काम में लगे हैं और अपनी इच्छा से लगे हैं, और हमारे प्रति सद्भाव सबका है। हम किसी शिकवा शिकायत, आशा निराशा, उपेक्षा, अपेक्षा, इसके कारण तो हमने नवीनीकरण नहीं किया, हम तो छोड़ दिए, क्योंकि हमको और काम करना था। इससे बड़ा, इससे महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा फलदायी काम करना था मुझे। उस संतोष के साथ मैं लगा हुआ हूँ काम में।
एक अहम सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस लंबे समय तक दोनों अपने अपने पैरों पे खड़े थे, दोनों मजबूत संस्थाएं थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि आज की तारीख में ऐसा लगता है कई बार कि आरएसएस बीजेपी के सहारे है या बीजेपी आरएसएस के सहारे, मतलब एक दो आदमी हैं जिनके सहारे ये पूरा मामला टिका हुआ है। आपको क्या लगता है कि वो चीज़ आज भी है? ना संघ का ऐसा कुछ नहीं है। संघ न सरकार की कृपा से न सरकार के भय से चलता है। संघ को राजनीतिक क्षेत्र की बैसाखी की न कभी ज़रूरत थी न अभी ज़रूरत है। संघ स्वयं पूर्ण स्वावलंबी संगठन है और अपने शाखा पद्धति के माध्यम से देश के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी वाले संघ के सामान्य स्वयंसेवकों की अच्छा अपेक्षा के अनुसार करेंगे तो संघ के स्वयंसेवक स्वभावतः उनके समर्थन में रहेंगे। अगर ये लोग वैसा नहीं करेंगे तो संघ के स्वयंसेवक उदासीन हो जाएंगे। दोनों के संबंधों का यही व्याकरण है। अच्छा, आप लगातार जैसे बोल रहे हैं वैसे मुझे लग रहा है कि आप सत्ता और एक आदमी के बारे में बोलने से बच रहे हैं। तो एक सवाल मेरा है कि अभी जो राजनीति चल रही है, अभी जो राजनीति आप देख रहे हैं, इसमें तो बाहर से ही देखने की चीज़ है, आप बाहर से ही देख रहे हैं जैसा कह रहे हैं, सत्ता हो या विपक्ष, जैसी राजनीति हो रही है वो हमें किस तरफ ले जा रही है, हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है? देखिए, मुझे देश की दृष्टि से एक समस्या गहराती नज़र आ रही है, वो है आजीविका का संकट। उसी को आप रोज़गार बेरोज़गार जोड़ दीजिए जो कहना है, लेकिन आजीविका कैसे, ईमान की रोटी, इज्जत की ज़िंदगी मिले, ये प्रश्न गहराता जा रहा है। और उस प्रश्न के बहुत गहरे परिणाम हैं समाज के मनोविज्ञान पर, समाज विज्ञान पर, राजनीति पर, संस्कृति पर भी। एक तो मुझे इसकी चिंता है और राजनीतिक दल इन बातों के बारे में अधिक गहराई से सोचें, ये वक्त की ज़रूरत है। जिम्मेदारी से व्यवहार करें, ये भी वक्त की ज़रूरत है। इसमें राजनीतिक कार्य संस्कृति में मेरा दूर से देखने से लगता है कि विश्वास परस्पर और संवाद ये घटा है, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में। और ऐसी स्थिति में हमेशा लोकतंत्र में जो पार्टी सत्ता में होती है, पहल करने का दायित्व उनका रहता है। इस विषय में सरकार चलाने वालों को, विपक्ष के लोगों को भी अपना ही मानकर बैठना चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए, शंका समाधान करना चाहिए और मिलकर जितना चल सके देश के लिए वो उतना ही शुभ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये क्या फिलहाल हो रहा है, फिलहाल सरकार में ये हो रहा है जो आप कह रहे हैं? मुझे बहुत गहराई से मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना दूर से देखता हूँ उसमें विश्वास और संवाद बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक नया ट्रेंड अभी पिछले कुछ सालों में दिखा है और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं उसमें दिख रहा है कि जो गाय नहीं पालते थे या नहीं पालते हैं वो गाय को लेकर के ज़्यादा चिंतित दिखते हैं। गाय के नाम पे हत्याएं, लिंचिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, है ना। और जो पूजते नहीं थे वो पूजने का ढोंग करते हुए लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, लोगों पे हमले हो रहे हैं। तो इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? संघ इसको कैसे देख रहा है या एक संघ का प्रचारक इसको कैसे देख रहा है, विचारक जो भी आप कहें, वो कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, गाय का भारतीय समाज में विशेष स्थान है, होना चाहिए। पिछले कुछ 150 वर्षों में इस श्रद्धा पर ही बहुत आघात हुआ है। उसके अपने अपने कारण हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी। और मैं मानता हूं कि लिंचिंग आदि का जो शब्द प्रयोग होता है ये पूरा सही नहीं है। मानो सब गौरक्षक ही लिंचिंग कर रहे हों, जो गलत है, ऐसा नहीं है। लिंचिंग के बहुत से कारण हैं, स्थानिक कारण हैं, लेकिन एक बात सत्य है कि समाज में किन्हीं न किन्हीं कारणों से तनाव बढ़ा है, विश्वास घटा है और इसके कारण उनको भरोसा नहीं लगता कि सरकारी मशीनरी उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। इसलिए कानून में हाथ लेने की जो बात होती है, मैं फिर एक बहुत विनम्रता से कहूँगा कि इसका सतही आकलन करके किसी एक विशिष्ट विचारधारा या संगठन को दोषी मानने से समस्या का समाधान नहीं होगा। राजनैतिक पॉइंट्स भले ही स्कोर कर लें, मैं मानता हूँ कि जो गौ माता का योग्य स्थान भारतीय समाज में था उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए समाज की ओर से भी और सरकार की ओर से भी
बहुत से कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, जैसे गोचर ज़मीन के बारे में प्रबंधन, गौ अभयारण्य की बात, लाभदायी गौ पालन की बात, गौ आधारित खेती की बात, तद आधारित उद्यम और स्वास्थ्य की बात। तो जो भारतीय समाज में गौ का स्थान होना चाहिए वो प्रतिष्ठित करना ही इसका इलाज या उपाय है। किसी को दोषारोपण करके राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने से शायद पॉइंट तो सर कर ले, नुकसान हो जाएगा देश का, ऐसा मेरा अपना मानना है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये जस्टिफिकेशन है उन घटनाओं को जस्टिफाई करने का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और खुद पीएम ने भी माना कि अगर गौरक्षा के नाम पे ऐसा हो रहा है, जो कि हो रहा है, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं। मैं दूसरा कह रहा हूँ, इसका उपाय क्या है। जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं आपको फिर ले जाता हूँ दो विषय। कई बार ये पैरालैक्स के बारे में जानकर अनजान बनना ये समस्याओं को बढ़ाता है। कोई भी हो, मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसे आपको याद होगा 6 दिसंबर की बात 1992, ठीक है, दोष दे लीजिए किसी को, ढांचा खत्म हुआ कि नहीं? खत्म तो हो न गया, न चाहते हुए भी खत्म हो गया। मंच पर जो थे उनके भी नहीं चाहते हुए खत्म हो गया, विरोधी तो नहीं है चाहते थे फिर भी खत्म हो गया। और उसके बाद हाय तौबा मचाइए, स्यापा करिए, उससे तो समाधान नहीं ना। क्यों ऐसा हुआ, इस पर कभी विवेचन हुआ? इसमें से हर एक सीखने की बातें थी, किसी ने सीखा। आप सीखेंगे नहीं अगर और जन भावनाओं को समझेंगे नहीं, आप फतवा देते रहिए कितने भी खिलाफ, कोई नहीं सुनेगा उसमें से परिणाम। ये गाय के नाम पे जो हिंसा हो रही है वो जन भावना है। मैं मानता हूँ कि गाय के बारे में जो उपेक्षा के कारण रिएक्शंस हैं वो, और ये जो जितने समाचार, आखिर गौमांस अगर निर्यात बढ़ता है तो जनता क्यों नहीं नाराज होगी? इस पर तो सरकार को काम करना चाहिए, सरकारें क्यों नहीं काम कर रही हैं? यही मैं कहना चाहता हूँ, तब भी सरकार को ही करना चाहिए था संवाद का, तब भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हैं कोई। इसलिए स्वाभाविक होगा फिर ऐसा, फिर आप रोते रहिए, कलपते रहिए, दोष देते रहिए, प्रतिबंध लगाते रहिए, उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए मेरा कहना है कि समय रहते समस्या का समाधान करने की पहल करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर। जैसे राम मंदिर के बारे में भी है, वैसे ही गौ के बारे में, वैसे ही गंगा जी के बारे में है। अविरलता को संरक्षित रखते हुए निर्मलता की कोशिश करनी चाहिए। अविरलता को छोड़कर आप निर्मलता की कोशिश करेंगे तो माया मिलिन राम हो जाएगा। ऐसा लगता है कई बार, बहुत से लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, दो चरित्र हो गए हैं बीजेपी के। एक पक्ष है जो सत्ता में रहता है, विकास की बात करता है, देश को आगे ले जाने की बात करता है, और एक ऐसा तबका भी है जो रह करके गाय को लेकर के भावनात्मक बयान देता है, और फिर उसकी वजह से ग्राउंड पे ऐसी स्थिति होती है कि लिंचिंग हो जाए कुछ लोगों की, हत्याएं हो रही हैं कुछ लोगों की। ये इसको कहा जाता है ना, रीडिंग टू मच। हम पहले भी अपने मित्र, कई हमारे मित्र वामपंथी विचारधारा के पत्रकार भी होते थे, मैं उनको यही कहता था कि यू पीपल एट्रीब्यूट मोर इंटेलिजेंस टू अस दैन वी डिजर्व। हम वैसा कुछ करते नहीं जैसा आप लगता है, लेकिन स्थितियों की जो उपेक्षा हो रही है उसका सहज परिणाम है। स्थितियों का समाधान करने का ये आह्वान है। ये अगर आप नहीं समझेंगे और आप उसको हमारी चालाकी, बुद्धिमत्ता, पॉलिटिक्स आदि में उलझाए रहेंगे तो भैया उलझाए रहिए, ठीक है, लेकिन विषय हाथ से चला जाएगा। मेरा ये वार्निंग है फिर से ये कि नहीं, ऐसा मत करिए। जन भावनाओं को समझिए और तद अनुसार कर। जैसे आज ही हमने अखबार में पढ़ा ना, कोई कह रहा था, शशि थरूर हमारे, वही तो कह रहे थे कि राम मंदिर तो हर हिंदू चाहता है कि बने, हर कह रहे थे ना, ये तो भावना है, तो भैया सब मिल के बनाओ ना। बनाने में तो नहीं तुम करो हम करो, ये करेगा वो करेगा, न्यायालय करेगा। न्यायालय करना था तो इतना साल घास खोदते रहे, फिर उतनी बड़ी कर सेवा में बलिदान किस बात के लिए दिया था? 6 दिसंबर काहे को हुआ था? आज की स्थिति में सरकार कानून बनाए मंदिर के लिए, जैसा है वैसे ही गौरक्षा के बारे में 2016 में बहुत संतों ने, गौ भक्तों ने, समाज सेवियों ने मिलकर 20 सूत्री निर्देश पत्र गौ माता की ओर से सरकार को दिया है। अब उसका 2 साल होने वाले हैं। उस पर क्या क्या कदम उठाए कहीं सामने नहीं। अरे छोटा सा कदम परिवहन विभाग की ओर से नहीं उठा कि मवेशी की ढुलाई को ठीक रख देने के लिए अनावश्यक हमला न हो, एक अलग तरह के रंग का गाड़ी तय कर दीजिए, उसी में जाए निर्धारित नियमों मानकों के अनुसार, कोई न रोकेगा। और पुलिस रोकना है तो रोके, देखना है तो देख ले,
तो गौ रक्षकों की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उसी तरह से दूसरी बात कही थी, भैया जो अन्य गाड़ियों में जाए वो गाड़ियाँ जब्त कर लो। ये सुझाव आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट का आदेश निकलने के बाद वापस हुआ। क्यों वापस हुआ? भैया ऐसा सब चलेगा तो जन भावनाएं तो उमड़ेंगी। भाई आप और हम कुछ नहीं करेंगे तब भी होने वाला है। अच्छा, आप फिर भी उसी बात पे कह रहे हैं, लेकिन ये विनोबा भावे जी ने कहा था कि गौ रक्षक नहीं गौ पालक चाहिए। अगर लोग गौ पालने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक समस्या है, बुंदेलखंड का पूरा इलाका है सर, वहाँ पे अब गौ वंश इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों के खेत खा रहे हैं। अब कसाई खरीदते नहीं है, मतलब जो दूध देना बंद कर चुकी हैं, तो उस समस्या से कैसे निपटेंगे आप? अभी भी आपको मैंने कहा है, देखिए इसीलिए 2016 में ही गौ माता की ओर से निर्देश पत्र दिया है सरकार को, जिसमें गौचर ज़मीनों का क्या प्रबंधन हो, अभयारण्य क्या हो, हर पंचायत में गौ सदन हो, हर ब्लॉक में वेटरनरी कॉलेज हो, गौपालक और लाभदायी गौपालन कैसे हो सकता है इसकी ओर जाएं, फिर गौ के उत्पादों का विपणन ठीक से हो। इन सब बातों को जोड़कर दिया हुआ है। अब कोई न करे और परिणाम ठीक हो सोचे, ऐसा कैसे होगा भैया? उसके लिए गौ माता जिम्मेदार है क्या? उसके लिए भारत के किसान जिम्मेदार है क्या? अरे स्थितियाँ ही ऐसी बन गई कि एमसीपी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है साहब। तो किसान से आप क्या अपेक्षा करें? कितना अपना पेट काटेगा वो? इसलिए इसमें समाज और सरकार दोनों को पहल करनी है, और ये पहल करने में कोताही है ये तो प्रमाणित हो रहा है, स्थितियों से प्रमाणित हो रहा है साहब। आप यूपी का देख लीजिए, कहीं और देख लीजिए, सांडों की संख्या देख लीजिए, अन्ना गाय की बात आप करें, उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, नील गाय से परेशान पहले से थे किसान। इन सब को समझ करके भैया समाधान करने के लिए ही तो गद्दी पर बैठल हैं यार सब लोग। वही तो बात है, सवाल मेरा आपसे यही तो है कि समाधान कौन करेगा? गद्दी पे जो लोग बैठे हैं किसी भी पक्ष के, वो या फिर लोग जो सड़कों पे वो कर रहे? विकास के पक्षी के दो पंख हैं, एक समाज और एक सरकार। हम समाज की ओर भी रचनात्मक दिशा में, आपको मैं बता सकता हूँ 127 भू प्राकृतिक कृषि प्रक्षेत्र हैं, इको एग्री क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हर एक में ऐसा एक एक सेंटर कैसे बने, हम समाज की ओर से लगल हैं। कई संतों की ओर से इसमें पहल है। आप नूरमहल की गौशाला जाके देख लीजिए, गोपाल की, सुवालिया की, अहमदाबाद में देख लीजिए, प्रयोग तो हो रहे हैं। इन प्रयोगों के ठीक मल्टीप्लिकेशन के लिए सत्ता की ओर से भी तो इनिशिएटिव होना पड़ेगा ना। हम ये चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने हमारी बातचीत में अयोध्या का जिक्र आया, और अयोध्या का जब जिक्र आया तो आपने ढांचा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ पे मस्जिद था। और इंटरनेट पे जो नए लोग देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग उसके लिए ढांचा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? 14 साल 17 साल से ज़्यादा नमाज न पढ़ल जाए तो खो देती है अपना हैसियत नमाज का। वो हैसियत पूजा स्थल का नहीं रहता है। तो बाबरी ढांचे का भी ऐसा ही हाल था, इसलिए वहाँ भी 14-17 साल से नमाज पढ़ा ही नहीं गया, और 49 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा गया। 1937 के बाद की बात मैं कह रहा हूँ। तो किस बात का भैया? तो उसको तोड़ देना सही था। इसलिए मैं तो मानता हूँ नहीं, तोड़ना सही नहीं, हटा के एक जगह रखना। हमने तो आगे कैसे रखेंगे मस्जिद उतना सब? अरे इतना आपको नहीं मालूम है का? टेक्नोलॉजी है। मिस्र में अश्विन डाम जब बन रहा था, उसकी डूब के क्षेत्र में आ रहा था एक पिरामिड, तो कंप्यूटर विज्ञान के सहारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कण को उठाकर दूसरी जगह प्रस्थापित कर दिया गया। हमने 1990 में कर सेवा ख़त्म होने के बाद, सब होने के बाद संवाद किया मुस्लिम नेताओं से। हमने सुझाव रखा कि भैया ढांचा आपके लिए अच्छा है, जगह हमारे लिए अच्छा है, तो भैया ढांचा आप ले लीजिए, जगह हम ले लेते हैं, और ढांचे के लिए हम आपके लिए इंतज़ाम करते हैं। यहाँ से उधर किलोमीटर दूर है मीर बाकी का जगह, हुआ इसको एज इट इज़ उठा के प्रतिष्ठापित कर देते हैं, मान लीजिए। तब हमको क्या कहा, सामने बैठे थे लोग, उन्होंने कह दिया कि देखिए हमारे लिए ढांचे का भी महत्व है, क्योंकि वहाँ भी इबादत का प्रभाव रहा है। हम चुप रहे। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, ठीक है, ढांचा रहेगा वैसे ही। अभी तो मस्जिद अभी भी नहीं होती है, नमाज तब भी नहीं हो, उसको ढक देते हैं ठीक से। ढकने के बाद हम उसको ऊपर से बना लेंगे, फिर हम मंदिर बना लेंगे। ढांचे को हम हाथ नहीं लगाएंगे, देखिए, और उसका कालक्रम में जो होगा होगा उस ढांचे का अंदर। तो कहा नहीं, भगवान तो अल्लाह 7वें आसमान में रहता है, तो पूरा पूरा जुड़ाव होना चाहिए। तो हमने अगला भी कहा सबवे की तरफ से आइए, तब वो नहीं माने। तो हमने कहा देखिए आप इतना कह रहे हैं तो हमारे पास क्या उपाय बचेगा, आप सोचिए।
या तो कानून बनेगा, नहीं तो जनता तो बेसब्र रहेगी ना। तो जनता के सब्र की इतनी परीक्षा मत लीजिए। ये सब भी कहा नहीं नहीं देखा जाएगा, कोर्ट में हम जाएंगे। कहा भैया कोर्ट से ही थोड़े फैसला होगा, यूथ पंचायत थोड़े, मिल्कियत का झगड़ा ज़मीन का रहेगा तब भी ना वो ठीक करेगी। ये तो विषय उससे महत्व का है, बड़ा है, जुडिशियली इनडिटर्मिनेट है ये विषय, ये आस्था का विषय है। तो इस पर भी बात नहीं बनी। तो मैंने क्या देखा, संवाद फलहीन था। और न्यायपालिका वो तो 6 तारीख दिसंबर के बाद अपना निर्णय मुलतवी कर ली 11 दिसंबर के बारे में। आप कितना कार सेवकों की परीक्षा लेते हैं। अब बढ़ रहे हैं हम आखिरी 2 सवालों की तरफ। आखिरी एक सवाल है ख़त्म करने से पहले मेरा कि अभी जो कल परसों में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कुछ वाम एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आज कोर्ट का फैसला आया और तमाम चीज़ लेख लिखे गए। इतिहासकार हैं रोमिला थापर, और उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में डर, भय और आतंक का माहौल बढ़ा है। क्या गोविंदाचार्य मानते हैं सर? आपको लगता है सर? मैं मानता, ये तो नहीं मालूम, इतना तो मैं कहूँगा कि विश्वास और संवाद और बढ़ाने की ज़रूरत है। और ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं के साथ घुन भी न पिसे। ये तो सत्ता के पास जानकारियों का अंबार रहता है, उनके सूत्र सशक्त होते हैं। तो इसको ध्यान रखना चाहिए, डबली इंश्योर करना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का निर्दोष लोगों का विक्टिमाइजेशन ना हो। और अगर इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं तो उनको भी निश्चिंत कराने की ज़रूरत है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। आखिरी सवाल, इस बातचीत का आखिरी सवाल है। लंबा समय आपने देखा है सार्वजनिक जीवन में, कई सरकारें आपने देखी हैं, और जो जितना हम लोगों ने नहीं देखा, आपसे सुनते समझते रहते हैं, पढ़ते रहे आपको। कौन सी सरकार ऐसी थी आज़ाद भारत की जिसने सबसे ज़्यादा जनता के पक्ष में फैसले लिए या जनता के पक्ष में काम करने की कोशिश की? कौन सी सरकार थी? केंद्र की कौन सी सरकार को याद करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वो जनता के पक्ष में थे या जनता के पक्ष में काम करने की कोशिश कर रहे थे? अभी मुझे आकलन करना हो तो मैं पहले नंबर पर नरेंद्र जी को लूँगा, दूसरे नंबर पर स्वर्गीय राजीव गांधी को लूँगा। राजीव गांधी जी के कार्यकाल को आप बेहतर मानते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के बाद? चलिए, तो ये बातचीत थी, हमने समझने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो मुश्किल सवाल हैं उस पर बहुत ही सरल और सामान्य जवाब जो है गोविंदाचार्य जी की तरफ से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।